We have not done justice to Kashmir as a subject. From filmmaker, I'm not saying politically. जी. I'm saying as a filmmaker, because a filmmaker has no nation. Filmmaker he is beyond nation. He is beyond caste. He is beyond beliefs. You know, and he has a different worldview. It is an honor and a privilege to have the one and only Vishal Bharadwaj with us. One of the most unique voices that we have in the industry. Vishal sir, मतलब वो ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू वाला सीन तो बाद में आएगा, पहले वो रैबिड फैन वाला हो जाए कि मतलब आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर गिविंग अस दिस टाइम. Thank you so much. सर, हम सबके अंदर एक इम्पोस्टर होता है, सूडो जिसे कहते हैं. मेरे लिए पर्सनली जो है वो जागा था जब मैं जैज सुनना शुरू किया था और फिर सत्या का साउंड ट्रैक आया था. तो उस टाइम मेरा वो जो अंदर का इनर सूडो था वो जाग गया था, और फिर सत्या का साउंड ट्रैक आया. उसमें बादलों से काट काट कर कागज़ों पे नाम जोड़ना, ये मुझे क्या हो गया, भूपेंद्र की आवाज़ में. और उसके बाद एक ब्लूज़ गिटार सोलो और मुझे लगा ब्लूज़ बॉलीवुड में ये चमत्कार कैसा है. और उस टाइम इंटरनेट ज़्यादा था नहीं सर, तो बहुत मुश्किल लगी थी ये जानने के लिए कि ये किसने किया था. बट फियरलेस एक्सपेरिमेंटेशन हैज़ बीन अ बिट ऑफ अ हॉलमार्क ना. और सारे बड़े बड़े नाम भी थे. किस्लोवस्की थी जिन्होंने आपको इंस्पायर कर दिया, सत्यजीत रे हैं, ऋत्विक घटक. ये थोड़े से नाम थोड़े अब होली काउस भी होते जा रहे हैं सर. इनकी डिस्कशन, स्पेशली क्रिटिकल डिस्कशन, थोड़ी सी कम हो गई, आपको लगता है? हाँ, मतलब लोग, आई थिंक रे साहब का तो अभी तक है, और है. ऋत्विक घटक भी लोग जानते हैं, पर किस्लोवस्की, हाँ, आई थिंक वैसे भी तब भी मैं भी नहीं जानता था, तब भी बहुत कम लोग जानते थे, बिकॉज ही इज अ पोलिश डायरेक्टर एंड ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर. द ह्यूमन नेचर का, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स का इतना खूबसूरत पोर्ट्रे किया है उन्होंने अपनी फिल्म्स में. सो या, बट आई थिंक फिल्म फ्रेटर्निटी में तो है, सब जानते ही हैं. एब्सोल्युटली. पर वो थोड़ा सा वो रेयरिफाइड एटमॉस्फेयर हो गया ना. मतलब वो नाम ऐसे वो फेंकते हैं जिनको लगता है कि उनको थोड़ा सा दे नीड टू बी टेकन अ लिटिल सीरियसली, नहीं? हाँ, क्योंकि अब आई थिंक और इस जनरेशन के पास और अपने नए नाम होंगे. हमारे पास किस्लोवस्की था यहाँ पे, और नए नाम होंगे. जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है विशाल सर, माचिस वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. गुलजार साहब के साथ वो जो एक मेमोरेबल एसोसिएशन वहाँ शुरू हुई थी, उसकी कहानी क्या है सर? वो कैसे शुरू हुआ था संगीत? ये तो बहुत ही, इसके ऊपर तो पूरा आपका 2-3 घंटे का पॉडकास्ट हो सकता है. क्योंकि गुलजार साहब का नाम आते ही एक पूरी एक सदी, एक खुशबू से भरा हुआ मौसम याद आने लगता है. और मैं जब छोटा था, और मैं जब जवानी आई, छोटे में तो क्या पता होता है, तब गुलजार साहब का जब काम फिल्म में देखा तो वो बहुत अनयूजुअल था. कि जैसे साहिर साहब वगैरह ने भी किया है, सब लोगों ने बहुत काम किया है, तो गुलजार साहब का एक अलग लेवल का एक छाप थी. और फिल्मी गानों में उस तरह का एक्सप्रेशन लेके आना, even the films he made, those films were so outstanding and so unusual that he stood apart for me. So the love started then. And फिर मैं बॉम्बे जब आया तो मेरा एक ही सपना था कि मैं उनके साथ एक गाना कर लूं. And then now I am working with him for more than 34-35 years. Absolutely. And I am the composer who has done the most number of songs with him. सर, उस टाइम बॉलीवुड का एक टेम्पलेट भी हुआ करता था. आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो मैक्सिमलिज्म वाला सीन काफ़ी था म्यूजिक में भी. ऑर्केस्ट्राज बहुत, मतलब लोग काफ़ी प्राइड से कहते थे कि हम तो 70 पीस का ऑर्केस्ट्रा यूज़ करते हैं. उस टाइम पे गीला गीला पानी, जिसमें सिर्फ मेरे ख्याल से कितने 2 इंस्ट्रूमेंट्स थे. दैट वाज थोड़ा ऐसे लगा था कि ये काफ़ी ब्रेव डिसीजन है. तो ये डिसीजंस जो है ये नेचुरली आ रहे थे बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द मूवी, और वर दीज कॉन्शियस डिसीजंस? No, they were very conscious and thought of decisions, and that started actually from Machis, because you are right, and आप तो बहुत minute चीज़ें म्यूज़िक की बोल रहे हैं जो कि लोगों को नहीं पता होती हैं, जैसे ब्लूज़ का यूज़ किया जाना बादलों से काट के. पर माचिस से वो शुरू हो गया था, क्योंकि वो हमारा, कल भी हम लोग 70s की भी बात कर रहे थे, तो ऑर्केस्ट्रा हमारे यहाँ बहुत बड़ा हुआ करता था, पर उसका यूजेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता था 70s तक.
80s में भी होता था, पर आई थिंक इट वाज नॉट जस्ट द ऑर्केस्ट्रा, इट वाज द होल पैकेज ऑफ द मेलोडी एंड द पोएट्री एंड ऑर्केस्ट्रेशन. सो द सॉन्ग इज मेड ऑफ दीज थ्री थिंग्स. सो आई थिंक वही हमारा डिक्लाइन होना शुरू हो गया था. देन रहमान केम इन अर्ली 90s, 94 आई थिंक, 94 95. And in Roja, he created a revolution with his approach to sound and music. It was a totally different, more, he, because he came from the advertising background. So there was a, like a hook. The song should be hit in 10 seconds. Because the commercial time will not be more than 10-15 seconds. But with that, he's a great musician. He had musicality in him. So it all started from there. But you are absolutely right. The Hindi Bollywood film industry, the commercial cinema, they used, वहाँ ये होता था कि किसके गाने में कितने म्यूजिशियन थे. exactly. कि किसके, अरे कल उसके गाने में 100 म्यूजिशियन थे, उसके गाने में 150 म्यूजिशियंस थे. जो कि अब बड़े दुख की बात है, बिकॉज वो ग्रेट म्यूजिशियंस भी थे, और वो वहाँ से जो शुरू हुआ. मैं अपना बता रहा है, तो हम कहीं और निकल जाएंगे वरना डिस्कशन में. तो मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन था कि वो एक क्लटर जो था, जो साउंड का थोड़ा कैकोफोनी भी होती थी, कि ज़रूरत अगर आपको सिर्फ एक तबले की है और आपने उसमें 6 तबले और 5 ढोलक साथ में बिठा लिया है, आपको एक सोलो वायलिन का फील चाहिए, बट यू हैव एन लाइक द एंसेम्बल ऑफ 30-40 वायलिन्स प्लेइंग ओवर देयर. आई वांटेड टू बी वेरी personal in my approach, to reach people directly to their heart, like a very individual, not as a team of musicians. So I wanted to be very, very, specific about it. So that's why it started in Marches, where if you see Chappa Chappa, there are only 4 musicians. There is no music in that. Absolutely. In intro music, only a rabab comes. After that, it's just the bass line which is playing throughout, and a dhol. रबाब, रिवर्ब, ढोल और मेरे ख्याल से 4 कोरस, वही था वो गाना. और पानी के मतलब कलकलाती झील की आवाज, और 4 लोग. द इंटिमेसी ऑफ विशाल भारद्वाज इज म्यूजिक दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड सो मच मोर, बिकॉज सिडक्शन ऑफ एजुकेशन ना सर. मतलब आप वो कुछ गायकों में भी देखते हैं कि जहां मूर्खी की जरूरत नहीं होती वहां ले लेते हैं, पर वो बड़ा मुश्किल काम होता है जी. एक्चुअली सीधा गाना सबसे मुश्किल काम Exactly. है, और रेस्ट्रेन में गाना सबसे मुश्किल काम है. और गला, मैंने बहुत लोगों में देखा है कि वो गला, अपने गले पे काबू होना वो बड़ा मुश्किल है. ज़बान पे भी नहीं होता है सर वो कनेक्ट हो ही जाती है कहीं ना कहीं. तो एज यू सेड, सीधा गाना बहुत मुश्किल होता है, सीधा बनाना भी बहुत मुश्किल होता है. सर आपने एक उस आदमी की स्टोरीज इंटरप्रेट की हैं जिन्होंने बहुत फेमसली कहा था कि writing difficult is easy, but being easy is the most difficult thing in the world, which is Ruskin Bond. yes. उन्होंने, मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने पूरी एक जनरेशन को ये सिखाया था कि सिंप्लिसिटी कितनी एलिगेंट होती है, द एलिगेंस ऑफ सिंप्लिसिटी. आपने ब्लू अम्ब्रेला, सात खून माफ को, उस सिंप्लिसिटी को कैप्चर जिस तरह से आपने किया है, एज यू सेड, द इंटिमेसी ऑफ योर वर्क वर्सेस द ग्रैंड नुआंस्ड स्टोरी टेलिंग ऑफ अ हैदर. मतलब वो हैमलेट की कहानी थी और बहुत गूढ़ थी, और उसमें आपने मतलब उसको जिस तरह से जिया. बशरत पीर वाज चॉइस, जिसकी वजह से काफी इंटरेस्टिंग चॉइस थी बशरत पीर की, और मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस भी मिले थे आपको. जी 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 जी, बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे. बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था वो. जी जी. तो ये इंटरप्रिटेशन इज कंसिडर्ड ट्रिकी, नहीं? लेकिन आपने उसको थोड़ा सा अपना कॉलिंग कार्ड सा बना लिया, नहीं? या आई मीन एक्चुअली उससे एक और भी चीज़ होती है जो हमारे, जो एज ह्यूमन टेंडेंसी होती है, वी ऑल्सो लाइक टू कैटेगराइज समवन, उसको कैटेगरी में डाल दें कि ओके, ही मेक्स रियली गुड एडेप्टेशन, ही ओनली मेक्स गुड शेक्सपियर. सो वी लाइक टू उनको हम लोग कंपार्टमेंटलाइज करना हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है. आई थिंक थोड़ा सेफ्टी भी है उसमें ना, मतलब एक्सप्लेनेशन में आसानी हो जाती है. हाँ, और आई थिंक आइडेंटिफिकेशन में भी आसानी होती है कि अरे ये वो हैं जो वो करते हैं. सर एक और चीज़ जो होती है वो ये होती है कि अगर आप आर्ट बना रहे हैं तो आप चाहे ना चाहें आपको पेडेस्टल पे डाल दिया जाता है, और उसके बाद वंस यू पुट ऑन अ पेडेस्टल, पीपल लव पुलिंग यू डाउन फ्रॉम देयर एज वेल, व्हिच इज व्हाट हैपेंड. कि वो हैदर की पूरी जो कहानी थी वो बशरत पीर की पॉलिटिकल
इंक्लिनेशंस से थोड़ा सा ओवरशैडो हो गई थी, कहानी कुछ और ही बन गई थी एकदम. वो डर था जब आपने चूज किया था, बिकॉज ही हैज बीन अ बिट ऑफ अ पोलराइजिंग फिगर एंड इट वाज अ ब्रेव चॉइस टू एक्चुअली यूज हिम एज अ स्क्रीन राइटर फॉर अ स्टोरी दैट वाज सो इंट्रिंसिकली कश्मीर. तो it would be lovely to know how that decision came about. Actually, because I had never been to Kashmir before that. जी. And I had seen Kashmir only through, the films we have made in Bollywood and we have seen. And one thing I was very aware of that, we have not done justice to Kashmir as a subject from filmmakers. I'm not saying politically. जी. I'm saying as a filmmaker, because a filmmaker has no nation. Filmmaker is he is beyond nation. He is beyond caste. He is beyond beliefs. And he has a different worldview. A filmmaker. So I thought that we as filmmakers, like this kind of conflict, this kind of tragic conflict, which has been happening for decades now, like more than 40-50 years. And what that region and the people of that region is going through, and even the army, the loss of life, it is so tragic what is happening over there. So if on that kind of conflict, if had it been in, say, west somewhere, we would have seen at least 400 films and 400 different point of views. What is right or wrong, justified, not justified, is a different thing, but we need to see different point of views. Even now, till this year or every year, we see so many films on World War II coming out of. They have not even gotten over that World War II, because it's so fascinating for a storyteller to keep finding. Even now, Oppenheimer, you see. So every year, like 3-4 films, big films are made. We as filmmakers, we had not made the films which were needed to be made on Kashmir. It was always an outsider's point of view. Like either a journalist will go and we see through the journalistic lens, or an intelligence officer or an army officer or somewhere who is going from outside, or like Mani Ratnam's Roja, a wife looking for her husband, but everyone, going someone is going from out in, and I wanted to see from inside out that what the people of how do they look at life, how do they look at us. That was the intention. And in that time, I happened to read Basharat Peer's that Curfewed Nights, and I thought that was such a real account of someone growing through the conflicted times of 90s. So I could feel that in the movie, and that's when I decided to place Hamlet over there. और सर मतलब as far as and movies, I think the process of making and the process of consuming are both very intensely personal. In Heather, the said and the unsaid was so exquisite. I mean, that one scene, two scenes actually that have stayed with me so intensely is when Tabu is getting married to KK, and Shahid Kapoor comes in, and him and Tabu are in front of the mirror, and he looks at her and he says, "Zehar khoobsurat hain aap." That there's just so much in those 4 words, and it is all said in the eyes. And when Tabu gets married and she doesn't say anything, but that look about "I have won," which paints the grey shades that you so love in your characters. It's the intense personalization of something grander. I think वो intimacy आपके लिए बहुत important है, मुझे लगा. Yeah, because I think relationship तो intimate ही होते हैं, और तो they can also be very public, can't they? Considering that the politics of emotion is getting increasingly. Yeah, I think personally I don't like the public display of my emotions. So that's why even if it's in the public domain, but it's very intimate. Even though रेखा जी के लिए आपने काफी सारे गाने गाए हैं, तो वो टाइम अलग था मेरे ख्याल से. बट एक दिल से दोस्ती थी, वो हुजूर भी कमीने. वो आपने खुद गाया. ये डिसीजन जो होता है एज अ म्यूजिक डायरेक्टर टू चूज अ सॉन्ग टू सिंग फॉर योरसेल्फ,
व्हाट इन्फॉर्म्स दैट डिसीजन? वो डिसीजन कहाँ से आता है? मतलब बिकॉज आपने जो गाने गाए हैं वो शायद और किसी की आवाज में शायद सुने भी ना जा सके, तो इट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो द चॉइस ऑफ म्यूजिक। तो समझ में आता है, ठीक है, आपने मतलब वट एवर द डिमांड्स मूवी आर एटसेट्रा एटसेट्रा, बट द चॉइस ऑफ सिंगर, मतलब भूपेंद्र को लेना फॉर अ ब्लूज सॉन्ग बिकॉज उनका टेक्सचर था, अपने को लेना कमीने के लिए, हाउ डू यू चूज द सिंगर्स फॉर द म्यूजिक दैट यू मेड? It's very easy for me to choose the other singers, you know, because Ji. then I'm very clear and I'm always looking for something new, or a different combination, like a person like Daler Mehndi singing a qawwali in Maqbool Tu Mere Roobaru Hai. So these kind of, you know, odd choices, and you know, because then something fresh, something unique comes out with that. But you know, whenever the question comes to me for my own singing, I'm a very conscious person in that, because I always think that nobody will tell me, because if I'll say I'm the composer, I am the director, I am, you know, one of the producers, who will say कि you don't sing? So you know, so I feel कि मैं अपने आप को force ना करूँ, तो I remain very conscious. एंड मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अब लाइव शोज़ भी करने लगा हूँ, रेखा के साथ भी, अकेले भी परफॉर्म करता हूँ जी। पर मुझे तब तक कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो और क्या होता था कि व्हेन आई कंपोज एंड आई रिकॉर्ड माय म्यूजिक फॉर फिल्म, सो ईच एंड एवरी सॉन्ग आई सिंग, even in marches when Lataji, I used to sing I used to give my own 100% expression to tell a singer that this is what, and then I want singer to take it ahead of that 100%. So very few singers were able to take that beyond even my expression. In that, you know, that's where, you know, the people like Lata Mangeshkar and you know, now I think Arijit does that, Sunidhi Chauhan does that, Rekha does that. So that's how it used to happen. And many times, you know, because we are there's a problem of time and conflict, that you know, singer is not available, so I used to take this singing in my own voice and shoot the song and later change the voice. So that's what happened in Kamine. You know, Kamine, I had sung all the songs, and so one song was there, Pehli Baar Mohabbat Ki Hai. जी। So सुरेश वाडकर। no, it was not Suresh ji, it was मोहित चौहान Mohit वाला? Chauhan, जी, Mohit Chauhan. जी। So, but you know, when Mohit sang, and I think Mohit sang really well, but after that, you know, I got so much anger from my unit, and my son is sitting there. He's still, you know, he has that track where I had sung. He still sings that. Priyanka, Shahid, everyone, you know, they started telling me that, you know, because one thing also I realized that if you hear a thing for a long time, 6 months, 7 months, then you get used to that. So anything new, you know, you won't appreciate or you won't accept. But they kept their thing on. So when this Kamine song question came, so everybody, you know, they were all against me, that now if you dub this with anyone, we are not going to be part of this film. So that's how it started. I never forced. I was very conscious of the fact that I should not be forcing myself on you know, on my songs. ऑल्सो थोड़ा सा ग्रीड वाला फैक्टर होता है, क्योंकि गुलजार साहब तो गुड़ है और हमें मक्खी तो बहुत मतलब वो, यू नो, यू लिसन टू द लिरिक्स एंड यू वांट टू सिंग देम, तो ये कश्मकश होती है। इज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट लाइक दैट कि अच्छा ये वाला गा लेता हूँ, ऐसे वाला होता है कभी? नहीं, वो तो क्योंकि देखिए मैं कंपोजर हूँ ना, और गाना तो मुझे तो कोई भी गाए, गाना मेरा होता है। तो हाँ, Okay, तो मुझे वो sure. हाँ, बिकॉज क्या बात है। ये तो यू नो, इट्स लाइक आई थिंक क्लोजेस्ट वी कैन कम टू अ मदर्स फीलिंग इज दैट इन आवर क्रिएशन, कि जहाँ पे आदमी तो माँ नहीं बन सकता है, तो और वो इसलिए आदमी कभी औरत के उतना उस पहुँच नहीं सकता उस डेप्थ तक, जो जनने का, एक बच्चा जनने का, एक लाइफ यू नो प्रोड्यूस करने का जो फील है, वो तो औरत को ही मिल सकता है। तो आई थिंक द मैन कैन कम क्लोजेस्ट टू इन हिज थ्रू हिज क्रिएटिविटी विद हिज पोएम or painting or anything. So when I compose a song and I make a song, whosoever sings it,
you know, it doesn't make a difference to me because it remains mine. जैसे बच्चा भी बड़ा हो के लड़का उसकी गर्लफ्रेंड हो जाती है तो you accept that. So और ये आपकी लड़की हो तो उसका बॉयफ्रेंड. So that's how you accept your singer as your girls or boys boyfriend or girlfriend. You've always fascinated me as a music director. I mean, मूवीज की अब वही है कि आपके साथ एक पॉडकास्ट में क्या क्या तो आई डन द ग्रीडी थिंग कि मैं म्यूजिक के बारे में पूछूंगा. मुझे बहुत फैसिनेशन है उसके बारे में. Marches, we have famous videos where you see के सिंगिंग छोड़ा है हम वो गलियां और गुलजार साहब बाहर खड़े होकर देख रहे हो क्या गा रहा है. वो पूरी एक हारमोनियम है, सब साथ हैं. दैट वो जो वो टिंगल इन द फिंगर टिप्स वाली फीलिंग होती है, साथ बैठ के कुछ बना रहे हैं. अब बहुत कुछ पोस्ट में कर लेंगे इज बिकमिंग एन एक्सप्रेशन दैट्स बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड. आप जूम के ऊपर रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, MP3s आर बीइंग ट्रेडेड, व्हिच आई एम टोल्ड मेक्स द जॉब अ लॉट इजियर, बट डज इट मेक इट लेस जूसी, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन? More than I think juicy, then the fun of it is lesser. That fun used to be something else, you know, the energy. Even now, sometimes when we do a song where all the musicians and the singers, everyone is together, so that fun is different. You know, the energy of the room changes, and that's where you realize, you know, what is a thing called vibe, or an energy. You know, the things change. You know, because we give energy to each other when the musicians are, you know, they are playing. You know, the energy is just you know, sprouting through them. Absolutely. And then it happens in on our film set also. If all the actors are of, you know, of the same energy, and they are not insecure, and you know, they are ready to give each other. They are ready to bounce the creativity of each other. It's a different energy. Also, you've been part of multiple productions जहाँ पे आपने साउंड ट्रैक स्कोर नहीं किया, आपने म्यूजिक स्कोर किया है. सत्या में Chota did an absolutely incredible job of the soundtrack. In fact, soundtrack was released as a separate soundtrack altogether. Is that process an isolated process कि गाने अलग बनते हैं, soundtrack अलग बनता है, or are you a part of that as well? No, not really. Later when I became producer, because then there was a problem of a crunch of time in later productions, and that's where also I, like in film like Ishqiya or Ded Ishqiya, the film which I have produced and not directed, that's where I wanted to promote my assistants also. So I used to give them you know, that do the background score. So you know, because many people, they like Hitesh Sonek. Hitesh came to me when he was 18 years old, and he left me when he was 36 years old. Wow. So 18 years he was assisting me. So then it becomes your moral responsibility also, that they don't remain assistant all their life. They have to explore their own creativity. So that's where I started giving them, okay, you do the background score. When they started getting noticed, so you know, people started calling them, and ऐसे बोलते अब पुलाड़े पे पैर मारना, so वो लोग छोड़ के जाते रहे मुझे. But that was my intention also, that they should leave me. They should now go and do on their own. But in particular in Satya, Ramu, that was Ram Gopal Verma's call. I was upset that I wanted to do the background score of that film, but Ramu wanted Sandeep Chauta to, yeah. क्योंकि वो organ, that grand scale of the organ in that was again jump cuts movie में और organ का use background में was two of the things that, of course, the organ usage has remained under. It comes from Godfather organ, because you know when the huge inspiration, of course, absolutely. Also the shades of humor, मतलब विशाल भारद्वाज की मूवी देखो तो आपको ये भी समझ में आता है कि रूफुल लाफ्टर इज ऑल्सो लाफ्टर और एक प्रॉपर ह्यूमर तो है ही है, बट यू नो देयर इज एन एज टू द ह्यूमर एज वेल. बट किताबों में भी देखें अगर, आई थिंक हावर्ड जेकब्सन इज द ओनली ह्यूमर राइटर हु हैज वन अ बिग बुकर और अ प्यूलिट्जर और एनीथिंग लाइक दैट. वो ह्यूमन कंडीशन के बारे में इतना, द स्केल ऑफ द मूवी समटाइम्स मे बी, मुझे अगेन अ पर्सनल क्वेश्चन, यू थिंक ह्यूमर इज रिवॉर्डेड इनफ इन मूवीज? डू यू थिंक वो एक अलग कैटेगरी बना के छोड़ दी गई है, बट यू नो, इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज इट टू रिवॉर्ड ह्यूमर, एंड डू यू थिंक इट्स रिवॉर्डेड इनफ in movies? जी, you think?
Uh, I don't know because I think I can't live without humor. I have to. I don't like long faces. I don't like to be sad. Wherever the energy is a little bit tense, or I leave that place. It affects me. That's why I, you know, in like tragedies like Macbeth, and in Heather also Yes. Salman are there. So in play the humor is not there. I mean it's not intended, Yeah. but because I like to see humor in the most tragic circumstances. I'm sorry, I may sound morbid, but when someone dies, and you have gone to someone's place, the way people sometimes cry, it makes you laugh. Yep. So it makes me, at least, I have to control myself, because yeah. So वो थोड़ा सा irreverent हमेशा से ही माना गया है ना सर, कि मतलब laughing at circumstances, yeah. but as the saying goes, a joke can change the world. We just don't seem to be giving it enough importance to change it. But talking of change, from Machis to Khufia, um, the way music is handled in movies, have you seen a change, or do you think it has remained one constant that has refused to change? Yeah, I think one that spine is is still the same. Uh, I feel that my musicality, the tone and the feel of my music is still from what was there in Marches, and in Khufia. Is in, if you see in that arc, there is a bend in the arc, but what is going through inside the arc is still the same. But yeah, of course, you evolve. I started using huge orchestra again in my background score. Yeah, We started using philharmonic. absolutely. I experimented a lot with the rock music. In Kashmir, if you see that Heather Are Aao Na Ke Jaan Gayi, Oh, Jahan Gaya So Jao. So that's a Vishal Gravedigger Dadlani. songs. But then we have Vishal Dadlani, because and that was an afterthought, because I had done that Gravedigger song, and that song is sung by those actors who are performing Gee, in there are Kashmir. two versions actually Yeah. in the soundtrack itself. So when we had shot that song, and I felt that this melody is such that the full justice has not been done to this melody. और मेरे ख्याल से विशाल डडलानी के अंदर तो रॉकर है ही, मतलब वो पेंटाग्राम के साथ जब से गा Yeah. रहे हैं उनको ऐसे मौके कम ही मिलते हैं, लेकिन ही रियली डिड लेट इट रिप, इज Yeah, नॉट? but the unique thing was in that uh, to think of that melody, because that melody was not thought. It was not thought that we make a rock song. जी. So there was a melody that how to adapt it to now rock. To the, yeah, Yeah. absolutely. And that's why I think it's simple three chords, but it's absolutely Yeah. incredible the power chords that have been used. बहुत ही मतलब, but what next, मतलब अब आप स्टेज पे भी जा चुके हैं अब आप लाइव ऑडियंसेस के लिए भी गा रहे हैं, खुफिया आप ओटीटी प्लेटफॉर्म भी, द इंटिमेसी ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म, इज इट समथिंग दैट यू वांट टू एक्सप्लोर अ लॉट मोर ऑफ? In the sense, I'm in intimacy with. मतलब वो, वी आर बिकमिंग इंक्रीजिंग अ वर्ल्ड वेयर आर्ट इज बीइंग कंज्यूम्ड एंड बीइंग मेड इन लिविंग रूम्स. छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं हम, वी आर consuming OTT on computer screens, on mobile. You come from a time of 70 mm, so sort of bookending the story that you want to tell. What does that feel like? I think that's the worst thing we can do ourselves to, to make just things for OTT, because even when I see, I'm being a filmmaker and a sensitive filmmaker and sensitive to the art, while we are watching, even if we are, doing a family viewing, and somewhere the bell rings, okay, OTP for something from Amazon has to be given, okay, दूध वाला आ गया, अखबार ले लो, ये कर लो, बट उसमें ये होता है कि सबका व्यू खराब ना हो, कि नहीं चलने दो मैं आके बता देना क्या है. So when one day I realized that if I am doing it to the thing I love, then people who are just consuming it for just for the entertainment,
So, and as filmmaker, when we go to take a shot, we are working on such minute details Yeah. that this smile is not correct or this look is not correct. I still don't feel the guilt in your eyes. What the hell? When it's being consumed, nobody's in theater. It's like a dark theater where the people feel embarrassed to open their phones, Yeah. or somebody can say they shut your phone, or you will be, if you're sitting in the middle row, you don't want to go out. That's where you can catch the attention and do justice and do service to your own craft. But but as I'm telling you, you can't fight with technology. And OTT is also a phase like video cassettes or CDs and DVDs, and now it's OTT, which we feel that's the end of the world. Absolutely. That nothing is going to come after OTT. Something else will come. And creativity is not a slave to a medium. So वही है कि flats. Yeah, but at the same time, OTT has really given us a lot to there are pros and cons, because it has also given very good things. Especially in a country like India, the kind of things we could make without being censored. So that was a great thing, with the kind of what Anurag and Vikramaditya did in Sacred Games. Absolutely. Something was done in Delhi Crimes and Patal Lok and many other things. So again, there was an abuse of that. That जी. if given you so much freedom, so again, एक आखिरी सवाल सर, मतलब ये OTT, as you said, there are so many diversions when you're consuming OTT. Does that also mean that it exercises a sort of necessity to the filmmaker to try that much harder to keep someone's attention, कि भाई ऐसी बनाओ जो घंटी वो सुने ना या OTP वो दे ना. I know, but कि वो एक उसमें क्या होगा कि आप नुएंसेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने लगेंगे. सो नुएंस चीज़ जो होगी उसके लिए तो हम लोग यहाँ सब लिटरेचर फेस्टिवल में बैठे हुए हैं. व्हाट इज़ लिटरेचर? दैट नुएंस. आप नुएंस उसमें से निकाल दीजिए तो क्या है, एक वही तो है, प्यार मोहब्बत, वही सब कहानियाँ हैं, वही रिश्ते हैं, सब कुछ है. लिटरेचर क्यों एक कहानी लिटरेरी, उसमें लिटरेचर कहाँ से आता है? जब उसमें नुएंस होता है. तो वो नुएंसेस, तो अगर किसी की अटेंशन मुझे आपको ग्रैब करनी है तो मुझे कैबरे करना पड़ेगा. तो आप उस पर रुक जाएंगे नंगा नाच देख के. सो पर वो उसमें जो नुएंस जो मुझे कथक का लेके आना है, वो तो देखते ही आप कथक जैसे बजेगा तो आप बोलेंगे अरे हटाओ, बोर करें. तो बशीर बद्र साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि ये पत्थरों का शहर है, यहाँ से दूर चलो. ये पत्थरों का शहर है, यहाँ से दूर चलो, हमारे पास तो गीली ज़मीं के पौधे हैं. तो जो लोग गीली ज़मीं के, ये लिटरेचर, नुआंस, ये एस्थेटिक्स, ये तो गीली ज़मीन के पौधे हैं. इनके लिए गीली ज़मीन चाहिए. पत्थरों में बोने के लिए तो कैसे आप करेंगे? और इसीलिए तो ज़रूरी है याद रखना कि विशाल भारद्वाज इतने अच्छे फिल्म मेकर क्यों हैं, क्योंकि उनको गीली ज़मीन की खुशबू आती है. और ये ज़रूरी है याद रखना. और बचपन में खेल खेलते थे हम, वो फ्लैट स्टोन ऑन वाटर, छप छप करके निकल जाता है, कुछ डूब जाता है. और फॉर गिविंग अस स्टफ दैट वी कैन drown into as far as creativity is concerned, Vishal Bhardwaj, we'd like to thank you so much for your time. Thank you so much.